अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा में अकरम राई और नामवर माहिर आईनो कानून सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हम नेपाल के हवाले से अपने नाजरीन से तबादला ख्यालात करेंगे उनके सामने। सर, ये नेपाल में 2 दिन पहले किसी के तसव्वुर में भी नहीं था, दुनिया में भी शायद किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि ये 2 दिन में 48 घंटे में हालात इतनी तेजी से बदल जाएंगे। सिर्फ सोशल मीडिया बहुत पर पाबंदी की वजह से मुजाहरे हुए और पुरतशद्दद रुख अख्तियार किया और हालात यहाँ बन गए। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? अच्छा चौधरी साहब, हमने इसके अलावा क्या क्या और इश्यूज करने हैं ताकि नाज़रीन को पहले पता चल जाए, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। हमारे और क्या इश्यूज हैं इसके अलावा? सर, दूसरा ये ना हम करेंगे बात अलीमा बीबी के ऊपर जो पर्चा दिया गया है, ठीक हो गया। हालांकि उन्होंने किसी तशद्दुद का नहीं कहा था। और और तीसरा तीसरा? ये ना नई एक अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डेवलपमेंट हुई है, हमास के लीडरान के ऊपर कतर दोहा में हमला किया गया है, ठीक जबकि हो वो गया। वहां पे ये ना मुज़ाकरात में बिजी थे। बिल्कुल तो सही है। ये नेपाल के हवाले से सर क्या कहेंगे आप सर? अच्छा देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, पूरी दुनिया के अंदर सिनेरियो आप देख रहे हैं। आप टर्की से शुरू हो जाएं, आप श्रीलंका में आपने देखे मामला, अब नेपाल में देख लें। यानी ये सिनेरियो जो है ना, इस खिते में ये नजर आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी मैं ये नहीं कह रहा कि हालात उस तरह के हैं या ऐसे कोई हालात हैं। पाकिस्तान में भी उससे बुरे हालात नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे पाबंदियां आपके सामने मौजूद है, सहाफियों के साथ जुल्म ज्यादतियां, ये हमने नजरबंदी की ऑर्डर 144 का निफाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी, सिंबल ले लेना। यानी आप यहाँ जो कुछ भी कहें, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉपुलर लीडरशिप है ना, वो कबूल नहीं है इन एरियाज के अंदर। तो और उसको रोकने, अगर उसको रोकना है सिस्टम को, यानी बुनियादी तौर पर यहाँ ड्रैकोनियन लॉ या सिस्टम ऐसा बनाना चाहते हैं जो हम कहें वही सारा चले। मेरा नहीं ख्याल है कि इस खिते में पाकिस्तान के जो खदोखाल जरा मुख्तलिफ हैं, क्योंकि यहाँ बड़े अरसे से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डोमिनेट करती आई है, वन वे और दी अदर। सियासी हुकूमतें अगर रही हुई हैं तो किसी ना किसी तरह से ये डोमिनेट करती आई। यहाँ एक बड़ी बात आपके सामने बता दूं, आपको याद होगा और ये जरूरी है ये समझने के लिए। मैंने आपके सामने पहले भी कहा था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, और उसके 3 पॉसिबिलिटीज मैंने बताई थी, और नवंबर में आपके सामने अहम बता रहा हूँ। मैं जो चीजें अब आज आपके सामने रखना चाहता हूँ उसका नुक्ता नजर आपको समझ आ जाएगा। और मैंने आपको याद है, एक बात मैंने आपको कही थी कि एक तो रेटिफिकेशन करनी पड़ेगी। रेटिफिकेशन आप करेंगे तो चैलेंज ना हो जाए, ठीक है ना जी। और अब अगर एक्सटेंशन करेंगे, यानी 3 को 5 साल की तरफ लेके जाएंगे, तब मसाइल पड़ेंगे। और सीधा साधा तरीका आपका है कि 5 साल की एक्सटेंशन दे दे। तो आज आपको खबर दे रहा हूँ कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, मैंने आज ट्वीट किया था कि 2030 बड़ा अहम हो गया, यानी 5 साल की एक्सटेंशन जो है, आप आजकल के अंदर, ये इन दिनों के अंदर आप देख रहे होंगे, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाएगी। और मैंने उसके अलावा आपको एक बात और भी ये कही थी कि यहाँ जो है ना, अब ये हालात उस तरह ज्यादा देर चल नहीं सकते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ तब्दीलियां आनी है। और तब्दीलियां, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो आपका ये जो पीडीएम बैठा हुआ है यही सर पे बैठा रहेगा। यानी यानी ये नहीं चल सका और ये नाकाम हो गया। जो मर्जी आप कह दें, ये नाकाम हो चुका। आज आपने एक और बड़ी डेवलपमेंट देखी कि मिनरल की जो कंपनी कहा जा रहा था, उसके बाकायदा एमओयू साइन हो गए हुए हैं और ये चीजें आगे की तरफ चल रही हैं। और मैंने ये भी आपको कह दिया था कि इस गवर्नमेंट को तब्दील करने के हवाले से अगला जो सेटअप है वो इसके अंदर ही है कि यहीं से लोग उठाकर ला जाएंगे। और वो तारीखी तौर पर मैंने आपको ये भी बताया था कि 20 से 22 महीने जो है ना, जियाउल हक से लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ की एरा तक ये हुकूमतें चला करती थी। उसके बाद ये तादाद 3.5 साल पे चली गई। और हमने वो सारी हुकूमतें, मैंने कोई भी ले लें आप, कोई भी वजीर आजम अगर ले लें, यूसुफ रज़ाक गिलानी से उठाकर देख लें आप, नवाज शरीफ देख लें और इमरान खान साहब देख लें, ये कोई 3 साढ़े 3 साल का जो अरसा है ना, इससे ज्यादा रहे ही नहीं। और वो ठीक है, कोई ना तब्दीली हो गई, कोई उतार दिया, कोई नया वजीर आजम आ गया, यानी ये एक चेहरा जो है इससे ज्यादा चला नहीं है। क्या हालात और वाकयात आए, फिर हमने वो भी देख लिया कि पीछे जितने भी गए, नवाज शरीफ को निकाल के भी लाकर लाकर बैठा भी दिया। आप यूसुफ रज़ाक गिलानी अगर उतारा गया तो उसके बाद हमने देखा कि उसकी जगह बाकी लोग मौजूद रहे। तो इस तरह ये वाला मामला जो है ना, ये चीजें वापस आनी है। अब कोई किस जोरों शिद्दोमत से वापस आती है वो एक अलहदा इशू है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं या नहीं आते। लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि ये ऐसे चल नहीं सकता है। और मैं नवंबर आपको बता था, सितंबर बहुत अहम है। सितंबर में आप बहुत सी चेन और आप डेवलपमेंट बहुत सी चीजों की देख रहे हैं। और अल्टीमेटली अब नवंबर के अंदर तक आप हालात और वाकयात उससे मत कर। अब आते हैं आप असल टॉपिक की तरफ वापस, जो आपने बात कही है
और ये सोचना पड़ेगा। आपने बहुत ताकत लगा ली है, यहाँ बहुत जोर लगा लिया है, बहुत तरीके से आपने, लेकिन आप कामयाब उस तरह नहीं हो सके हैं। ठीक है, आज आप सोशल मीडिया और सहाफियों को आपस में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैं तैयब बलोच वगैरह की बाकी चीजों की तरफ नहीं मैं लेकर जाऊंगा आपको, लेकिन कुछ चीजें मैं भी समझता हूँ कि आपके हालात और वाकयात का लोग सवाल उठाते हैं कि इतने बड़े बड़े सहाफियों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, कहाँ हमारी सहाफती जिंदगी में क्यों नहीं खड़ी हुई? ये मेरे पास भी जवाब नहीं है इस बात का, आपके पास भी जवाब नहीं होना कि सहाफती जिंदगी में क्यों नहीं खड़ी हुई। तो ये जो बताने का मकसद है कि ये चीजें अब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुकी हुई हैं, यानी यहां पर अब क्या होना है क्या नहीं होना, मैं कोई इनकलाब देख रहा हूं नहीं देख रहा, मैं इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता मैं यहाँ। लेकिन मैं इतना समझता हूं कि ये सारा कुछ इस तरह चल नहीं सकता। सबक सीखने की बातें हैं, मौजूदा हुकूमत को सबक सीखना चाहिए। आप जमहूरी रवायत को आगे लेकर नहीं चलना चाहते, तो फिर आप हालात जो है वो देख रहे हैं, वो किस हद तक जाते हैं वो एक अलग इशू है। मरूजी हालात बहुत मुख्तलिफ है। टर्की का कंपैरिजन पाकिस्तान से नहीं किया जा सकता, श्रीलंका का कंपैरिजन पाकिस्तान से नहीं किया जा सकता, नेपाल का कंपैरिजन पाकिस्तान से नहीं किया जा सकता। लेकिन टू सम एक्सटेंट, यानी को 100% की बातें मैं नहीं कर रहा, टू सम एक्सटेंट, टू सर्टेन परसेंटेज जो है ना कोई अवामिल जो है ना वो ये रहते हैं, ले हो रहे हैं ये सारे। तो और मैं आज भी समझता हूं कि अगर हमने चीजों का अदराक अभी भी ना किया, ये ना हो नुकसान ज्यादा हो जाए और आप फिर ऐसी जगह पहुंच जाए कि वापसी के रास्ते कम रह जाए आपके पास। सर ये जो अलीमा बीबी वाला वाकया हुआ, अलीमा खान वाला, तैयब बलोच उसकी बीट नहीं थी और वो यहाँ पे आता रहा। उस दिन वहां पे नए अदालती साल का आगाज था सुप्रीम कोर्ट में, इतने अहम इवेंट को छोड़ के इधर आया। उसके ऊपर ये ना सहाफती तंजीमें और बड़े बड़े सहाफियों ने मजम्मती बयान जारी किए, बाइकाट कर दिया गया। खालिद जमील जो एक प्रोफेशनल सहाफी है जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, फरहान मलक जो एक प्रोफेशनल सहाफी है जिसके किरदार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और काशिफ अब्बासी एक नीट एंड क्लीन एंकर है, इनके लिए पीएफयूजे और दीगर सहाफती जमील तंजीमें फारूकी ये है, क्यों नहीं बोले? जमील फारूकी का नाम लें हाँ, आप। जमील फारूकी है इनमें, आप अमरान रियाज खान है, शफकत इमरान अमान रियाज है, की बात, अरशद शरीफ का नाम आप अरशद लें। शरीफ, तो उन्होंने तो और ये फिर ना जान सिंध, को। और सिंध के अंदर कितने लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है साफियों को, उस तरह हम नहीं उठा सके। ये तो माननी पड़ेगी बात आपको, यानी साफती तंजीमें उस तरह से अग्रेसिव नहीं आई और उसका नुकसान हुआ। मैं तो इसको यूं देखता हूं ना कि चले साफती तंजीमें, अब मैं देखे मैं इसको नेगेटिविटी में लेना, चले साफती तंजीमें अब तो जाग गई है ना, अगर तैयब बलोच के जाग गए तो बाकी मामला भी लें आप, चले छोड़े, मैं इनमें नहीं जाता कैसा हुआ या वैसा हुआ, जागी है ना, चले तैयब बलोच के लिए जागी है ना, तो बाकी मामला भी लें, बाकी मामला को भी देखें। इसमें आप अब देखें, अगर आपको तारीखी तौर पर बात बताऊं, आपको याद होगा तारीखी तौर पर बताने लगा मैं बात आपको। अब जो है ना, हामिद मीर साहब ने मामला अरशद शरीफ वाला उठाया लेके, और फिर उसने कहा कि जो जवेरिया सिद्दीक ने जहां अरशद शरीफ का मामला उठाया, उसने बाकी सहाफियों की बात की कि जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर साफी लोगों के साथ क्या जुल्म और सितम हो रहा है, उन सारी चीजों को अगर उठाकर देखे तो हमने अब मौका आ गया है, अब छोड़ दें, मैं इनमें नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं तो कहूंगा तैयब बलोच वाले मामले में कमेटी बनाए खुद, पीएफयू ये बना ले, आरआईयू ये बना ले, रावलपिंडी बना ले, नेशनल प्रेस क्लब बना ले, कोई भी बना ले, एक कमेटी बनाए जिसमें सिविल सोसाइटी का लोग शामिल हो, जिसमें वोकला शामिल हो, इस मामले की एक इंक्वायरी पूरी की जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से इंक्वायरी की जाए और असल हालात बताया जाए और रोका जाए आइंदा से ऐसे वाकया ना हो सके। और मैं आपको पहले ही बताया था कि लॉ एंड मूवमेंट हमने चलाया, हम इस तरह के मामलों को कंट्रोल कर लेते। अब यहाँ ना तजर्बाकारी है, या चूंकि वजह कि वहाँ लीमा साहिबा वो सियासी लीडर तो है नहीं ना, उस तरह से मामला को देख सकते हैं। इन मामला को सियासी तरीके से अब देखिए, जो हमने तजवीज दी थी, अब आपने देखा कि पार्लियामेंटेरी अडियाला जेल पहुंचे, आज गिरफ्तार ना कर सकी लीमा खान साहब को, वो समझना है आपको। यानी अगर इसको आप सियासी रंग में या सियासी तरीके से लेकर जाएंगे ना, तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, आपके लिए बहुत सा रास्ता है, बहुत आसानी है आपके लिए। आप हर चीज को उस तरीके से लेकर चल सकते हैं जिस तरीके से लेकर चलना है, आपको समझना ये बात है। और आप अगर अगर आप चाहते हैं कि वाकई उन पैरामीटर्स पे, उन बातों पे इन चीजों को लेकर जाए, तो हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें तय करना पड़ेगा। आप आज से आप इब्तिदा कर लें, हम नहीं मैं चाहते जिन्होंने तशद्दुद किया, तैयब बलोच में बड़ा जुल्म किया, बड़ी ज्यादती की, तो जो लोग भी थे उनको उसके मुताबिक चले एफआईआर हो गई है, तो इससे पहले आप देख लें कितने के एफआईआर हो चुकी हैं, कितने के लोगों के खिलाफ जिन्होंने तशद्दुद किया, कितने को हुई हैं, तो सवाल तो यही उठेंगे ना। यही बात मैं आपसे कहने लगा था कि अलीमा बीबी के ऊपर हमला हुआ, एफआईआर के लिए उनकी वकील ताबिश फारूक ने दरखास्त दी, उसके ऊपर पर्चा नहीं हुआ, कहते कोई दफा अट्रैक्ट नहीं करती है फौजदारी कवानीन की।
और ये इनके साथ दीगा पुश्ती हुई और इसके ऊपर ये ना फौरी तौर पे पर्चा हो गया और कई दफात जो है ताज़ीरात पाकिस्तान की ये है उसके तहत पर्चा हो गया। और जो खातून मना कर रही है, जो पहले मजलूम थी, मना भी कर रही है कि ना ऐसे करो, और उसने मजम्मत भी की, यानी अलीमा खान, उसको भी उसके अंदर नामजद कर दिया। देखिए ये आप जरा दोहरा चलिए, मेयार क्यों है सर? देखिए आप इसका 9 मई का वाकयात अगर आप उठाकर देख लें, 9 मई में कितने लोगों ने रोका, आपके सामने मौजूद है, उन सबको सजाएं होंगी। यहाँ भी अगर आप देखा जाए, अगर मुझसे पूछते हैं तो देखिए मैंने बड़ा पॉजिटिवली कहा था कि अलीमा खान साहबा पे अंडे का अगर अंडा फेंका है ना, तो वो सवाल, वो तो जुर्म नहीं बनता, मान लिया वो जुर्म नहीं बनता, लेकिन जो इंटेंशन और मोटिव था कि वो जिस नीयत से आए थे, वो एक वहां पर आकर 148, जैसे तैयब बलोच में तो इस इंटेंशन से नहीं आए थे लोग। वो तो इमरान खान साहब, तैयब बलोच से तो कोई लड़ाई नहीं थी ना उनकी, वो तो तैयब बलोच तो बीच में आ गया था। तो आपने 147-48 जो लगाया वो तो लगती है, वो तो आज भी लगती है इंटेंशन और मोटिव के हवाले से। वो मुर्गियां कहाँ गई जो हवाले की थी, अंडे तो आपने मार दिया आपको। लेकिन अगर आप याद रखिएगा, जब नवाज शरीफ पे जूता पड़ा या ख्वाजा आसिफ पे पड़ा तो हुकूमतें हमारी नहीं थी, उनकी हुकूमतें थी। आज भी हुकूमत उनकी है। इसमें कम से कम आप चले पर्चा दर्ज नहीं करते, आपने अपने तौर पर कोई इंक्वायरी की, कोई इन्वेस्टिगेशन की, कोई रिपोर्ट बनाई, आप ये भी बता दें, चलें यही बता दें, आप मान लिया कि जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं बनता, उसको सामने रखते। यहाँ अब जो पर्चे की दरखास्त की, इसमें मोबाइल भी छीना गया और पर्स भी आगे पीछे हो गया, आप देखे ना, यानी वो क्या है। अब ये सिर्फ छोड़े इन ताज़ीरात बातों को। पाकिस्तान की कुछ दफात लगवाने के लिए यस ये यस, चीजें ऐड कर ये दी। ये तो तरीका कार होता है ना। अब ये कहा जाए कि ऐसा है या ऐसा नहीं है, आम अमूमन पर्चा भी देना हो ना, तो पर्चा तो फौरन होता नहीं, आपको पता है। आपको पहले सेशन कोर्ट जाना पड़ता है, कंप्लेंट साहब जाना पड़ता है। यहाँ पर्चा भी हो जाना बड़ी बात है, चले कोई नहीं, हो गया है, मैं ये कह रहा हूँ मान लिया हो गया। फिर ये गिरफ्तारियां फौरन नहीं होनी जब तक आपके पास मटीरियल ना हो। इसमें बहुत केस ला मौजूद है, यानी आपको उस तरह चलना है। मैं इस बात को खत्म करते हुए एक बात बड़ी आपके सामने रखता हूँ कि मौका है इसके बाद एक कमीशन तश्कील दिया जाए, आज हम बात करें, वो बढ़ाएं। साफी बैठे हमारे दोस्त, वकला बैठे इसके अंदर, सिविल सोसाइटी के लोग बैठे। अगर किसी सियासी जमात को डालना है, किसी लोगों को डाल दे, ना डालें उन लोगों को, लेकिन ये असल हकायक तो कौम के सामने बताए ना, कि अगर कोई शरारत थी तो कौन लोग थे। अगर ये वाकई ये सारा था, और वो सवाल बड़ा अहम है कि तैयब लोच की बीट तो नहीं है, ये मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। वो हम दोस्त हैं, भाई हैं, और सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं अमूमन। पर यहाँ इस इसके केस अलावा में तैयब बलोच की जो टाइम लाइन है उसके ऊपर साबिक वजीर आजम इमरान खान के लिए इंतहाई गलीज, नापाक और हराम जानवर के साथ उसकी तशबीह दी गई, तैयब बलोच ने दी। उनके बच्चों को उस जो हराम जानवर है उसके ये ना उसके बच्चों के साथ तशबीह दी गई। इस तरह की बेशुमार बातें हैं। और दूसरी तरफ उसी टाइमलाइन के ऊपर आसफ जरदारी को सब्र और इस्तकामत का ये ना वो एक इस्तिआरा ये ना करार दिया गया। सर ये तजाद, यानी कि ना ये जब वो आप कमीशन कह रहे हैं जब वो बैठेगा तो ये चीजें देखेगा, तो मुझे तो लगता है कि ये तैयब बलोच खुद फंस जाएगा। देखिए, अगर तो आप फेयर इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे ना, तो फिर तो ये जेल में रखिएगा। अगर आप फेयर इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे ना, तो ये मसाइल रहने हैं, इसमें आप फंसेंगे भी, उलझेंगे भी, और ऐसी जगह फंसेंगे आप कि आपको रास्ता नहीं मिलेगा। ये मैं बता दूं आपको, ये हकीकत है, ठीक है ना। और जब वो, अब मिसाल के तौर पर यहाँ यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक काउंटर स्ट्रेटजी तो बनानी चाहिए ना। जितनी ये पोस्टें थी, इस पोस्टों के खिलाफ एक्शन तो लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया। अगर आप सच पूछती हैं मुझसे, यानी आप अगर आना चाहते हैं, डिफेंसिव करना चाहते हैं, तो आप भी अपना इख्तियार पूरा इस्तेमाल करें ना। आप भी राइट अपना पूरा इस्तेमाल करें। आप इन चीजों को उजागर, यानी खाली सोशल मीडिया पे उजागर करना नहीं, इसकी कुछ जो रेमेडीज अवेलेबल है आपके पास, वो रेमेडीज ले आप। वो रेमेडीज आप ले नहीं रहे। तो मैंने आपको उसमें भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल स्ट्रेटेजी नाकामी की तरफ नहीं कह रहा, लेकिन उस तरह नहीं अग्रेसिव है जिस तरह होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। बुशरा बीबी के साथ जुल्म और ज्यादा, आज आप सोच रहे हैं कि हम कोर्टों में जाएंगे। ओ भाई, मेरी पटिशन आपने साथ इकट्ठे खत्म करा दी। मैंने उस वक्त कहा था कि कमीशन बनाया जाए, सहूलियत देखी जाए, कि चीजें कहें आपने इस तरह के जब काम नहीं करेंगे तो फिर ये मसाइल आपके लिए रहेंगे। सर ये आखिर में ये हमास के लीडरान को निशाना बनाने के लिए जो जंगबंदी जो हुई इसराइल के साथ, उसको ये ना मुज़ाकरात में ये ना मसरूफ थे, उनको सर सारे बैन अवी कवानीन को रौंद कर कतर में उनके ऊपर हमला करना, दोहा में उनके कैपिटल में, ये सर ये एक नई खतरे की घंटी बज रही है बैन अवी सतह पे। देखिए, आप ध्यान में रखिएगा, इसराइल ने ईरान पे हमला किया, मुस्लिम उम्मा उस तरह से एग्रेसिव ना हो सके, जिस हद तक हमने साथ दिया, लेकिन हमने उसको उस तरह से एक्शन नहीं लिया। आपने गोली छूट दी हुई,
यानी आप जो मर्जी आप कह दें, ये कौन होता है? इसराइलिस का काम है किसी की बाउंड्री के अंदर आके आप बैठकर हमले करें, अगर अगर पीस नेगोशिएशन या हमास के अगर लोग हैं भी वहां पर, अगर हैं भी वहां पर, आप ये क्या कर रहे हैं? इस तरह लोग सवाल तो उठेंगे। इसराइल के अंदर कितनी मीटिंग हो रही है, वहां कौन पता है किसी को? आप जो ये काम करने जा रहे हैं, जो का हो रहा है, यानी ये बड़ी तकलीफदेह बात है। और वहां जिस तरह के इसराइल नेतन्याहू के बयान देख लें, जिस तरह वो एग्रेसिव चल रहे हैं, जिस तरह से वो चीजों को लेके जाना चाहते हैं, नजर आ रहा है कि वो खेल कोई और खेलना चाह रहे हैं। यहाँ आज भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे होना चाहिए, वरना तो हम आप देखें ना, अमेरिका इंटरवेंशन करके आपके साथ प्यार की पींगे बढ़ा रहा है, तो आप कहाँ करेंगे? आप अमेरिका के खिलाफ जाएंगे? आप पहले आप चाइना के साथ उस तरह जा नहीं सके। तो आज एक दोस्त साथ बैठा हुआ था, वो बता रहे थे सारी कहानी, का यहाँ ये सारा मामला हुआ। तो कई ऐसी चीजें ऐसी बताई हैं कि वन बेल्ट वन रोड को बड़ा बताना चाह रहे थे, लेकिन वन बेल्ट वन रोड के हवाले से बहुत ही ऐसे इश्यूज है कि जहां आप उस तरह से चीजों को लेकर आपको यहाँ तय करना पड़ेगा। यानी कम से कम ईरान से ही सीख लें कि ईरान खड़ा हुआ है, ईरान जो मर्जी के, ईरान के साथ बाकी मुसलमान वालों को भी खड़ा होना चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता देखिए पूरी दुनिया में उठाकर देख लें, वो मुसलमानों को पिछवाई की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी मुसलमानों की फोर्स जो है वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। और हम इसी चक्कर में है कि उसके साथ हुआ मेरे साथ नहीं होगा। वो बारी बारी सबकी बारी आ जानी है, अगर आप नहीं इकट्ठे होंगे तो यही हालात होंगे। और ये गौर कीजिएगा आप इस बात को सामने रखते हुए। और मैं मुतालबा करूंगा आज भी हुकूमत पाकिस्तान को, खाली मुजम्मतों से मसला नहीं हल होगा, वो इसी का इजलास बुलाएं, यूएनओ में लेके जाएं सारे मामले को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएं, उठाएं इस मामले को, तभी मसले का हल होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मोहतरम मोहम्मद अजहर सदीक साहब के कि ये बारी बारी निशाना बनने से बेहतर है कि मुत्तहिद होकर मुस्लिम उम्मा आवाज़ उठाए, इस मसले पर फौरी तौर पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हो, यूएनओ में इस मसले को ले जाया जाए, और जो है बैन अवी अदालत, उसमें भी इस मसले को ले जाया जाए। मोहम्मद अजहर सदीक साहब की इन्हीं तजावीज़ के साथ जो उन्होंने मुस्लिम उम्मा के लीडरों को पेश की हैं, आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अकरम राई और मोहम्मद अजहर सदीक को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।